आज की इस लाइव में हम बेसिकली बात करेंगे कि संस्थाओं में जो कार्यकर्ता हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य और उससे जुड़े अलग अलग जो मुद्दे हैं उस पर हम बात करेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज तारश्री संस्था से नंदिनी जयशंकर जी जुड़ी हैं। नंदिनी जी वर्तमान में तारश्री संस्था में सीनियर प्रोग्राम एसोसिएट के तौर पर कम्युनिकेशंस और आउटरीच का काम देखती हैं। नंदिनी जी ने इंडिपेंडेंटली कई ऑनलाइन कैंपेन को लीड करते हुए मीडिया, पीआर और सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साझेदारी की है ताकि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी यानी हाशिए पर रहने वाले समुदायों की आवाज को बढ़ाया जा सके। वेलकम नंदिनी जी, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए हमको। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हम इसी विषय के बारे में बात करते हैं कि ये मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल वेलबींग होता क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर आप सरल भाषा में थोड़ा एक बार ये समझा सकें हमारे साथियों को भी। तो जब हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, जैसे मेंटल हेल्थ है, तो दो चीजें इससे जुड़ी हुई है, तनाव और बर्नआउट। तो मैं उसकी परिभाषा बताना चाहूंगी, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य तो एक बहुत बड़ा शब्द है, पर जो हम महसूस करते हैं वो है तनाव, और उससे जो जुड़ा हुआ है वो है बर्नआउट। तो तनाव जो है वो शारीरिक या मानसिक परेशानी पैदा करने वाली एक अवस्था है, जिसके पीछे कई शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक कारण जुड़े हुए हैं। तनाव हाल का हो सकता है, जिसको हम अक्यूट स्ट्रेस कहते हैं, जहाँ जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी, अगर फील्ड में जब हम लोग काम करते हैं, तो कम्युनिटी में सडनली एक क्राइसिस आ जाता है, तो आपको तुरंत शायद पुलिस के पास जाना पड़े या लीगल सिस्टम का हेल्प लेना पड़े या कोऑर्डिनेट करना पड़े कि आप उसको सुलझा सको। तो वो टाइम बाउंड होता है, कम समय का होता है, पर आप उसको सुलझाते हैं, पर आपको थोड़ा तनाव वो देता है। और जो तनाव होता है, कुछ तनाव होते हैं जो लंबे समय तक जिससे आप जूझ रहे होते हैं। जैसे फिर से फील्ड का ही एग्जांपल लेना चाहूंगी कि सॉरी, सोशल सेक्टर में कम्युनिटीज के साथ हम बहुत काम करते हैं, और उस काम के दौरान हम इतना घुस जाते हैं, और बहुत समय हम देते हैं उसको, वीकेंड्स में भी काम करते हैं, तो शायद से हम घर में उतना समय नहीं दे पाते। तो घर में कुछ परेशानियां, रोजमर्रा झगड़े जो लंबे समय तक अपने काम की वजह से चलती रहती है, तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस, जो लंबे समय तक जो तनाव हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो जो भी तनाव लंबे समय तक होता है, उसका नतीजा होता है बर्नआउट, क्योंकि वो तनाव हमारे साथ काफी लंबे समय तक है, हमने उस पर काम नहीं किया है, हमने अपना देखभाल नहीं किया है, तो होता है तनाव, जहाँ पे हम मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक थकान महसूस करते हैं। तो ये होता है बर्नआउट। ओके, बहुत शुक्रिया। तो अगर मैं ये बात करूं कि जो सोशल सेक्टर है या डेवलपमेंट सेक्टर में जिसके लिए हमने ये पूरा अपना सीजन हमने बनाया है, तो मैं एक चीज ये समझना चाह रहा था कि ये जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना क्यों जरूरी है? आपको क्या लगता है कि मतलब उसकी जरूरत क्यों है? तो मैं ये शुरुआत करना चाहूंगी कि मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ जो बोलते हैं, या वेलबींग जो हम बोलते हैं, उसमें हमारे क्षेत्र में इतनी बातचीत नहीं होती है। तो थैंक यू आईडियार के लिए कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, बिकॉज भी काफी कम जगहें हैं जहाँ पे हम इसके बारे में खुलकर बात कर सकते हैं। और हम्म। इसका बुराई भी मैं थोड़ा बताना चाहूंगी कि जब हम फील्ड में काम करते हैं या हम एनजीओ में काम करते हैं, तो उनको बर्नआउट होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी काफी असर पड़ता है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम जो काम करते हैं, हम लोगों के साथ जुड़ते हैं जो अपने संघर्षों के बारे में हमको बताते हैं, और कई बार हम चाहते हैं कि हम उनका दर्द कम कर पाए, पर हम शायद ना भी कर पाए, क्योंकि हमें पता है जो बदलाव का काम है उसमें काफी समय लगता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो काम है वो बहुत सहानुभूति पर आधारित है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो वो लोग जो दूसरे लोग हमें दर्द अपना बता रहे होते हैं, हम भी उसको महसूस करते हैं, क्योंकि हम्म। हमारे लाइफ एक्सपीरियंस ऐसा होता है, तो वो अनुभव हमें भी लगता है कि अरे ये तो हमारे साथ भी हुआ है। तो हम वो एम्पैथी रखते हैं दूसरों के साथ।
सो ये भी एक चीज होता है जो इस सेक्टर के लिए काफी यूनिक है, जो अलग एक तनाव जो होता है उससे हमें बांधता है। और हम में से कई लोग एनजीओ क्षेत्र में इसलिए भी आते हैं काम करने के लिए क्योंकि हम खुद अपनी जिंदगियों में काफी चीजों का अनुभव कर चुके होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेना चाहूंगी कि जो जेंडर आधारित हिंसा से गुजर चुका है, अगर वो काउंसलिंग सेवा खुद को गुजर चुका है पर वो काउंसलिंग सेवा किसी और को दे रहा है, क्योंकि आप वो अनुभव जानते हो, आपको ये पता है कि आप भी उससे गुजर चुके हो, आप कैसे किसी और को भी मदद कर सकते हो। सो उन मामलों में हमें ऐसा लगता है कि अरे नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरे लोगों को मदद कर पाए, और हम अपने खुद का स्वास्थ्य, खुद का लाइक मेंटल हेल्थ, हम उसको भूल जाते हैं कि कोई बात नहीं, देखिए पर दूसरों की मदद है तो हमारी जिम्मेदारी। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, आपके पास थोड़ा, हाँ, अब आपका थोड़ा सिग्नल वीक है। हाँ, आई हाँ, थिंक अब ठीक है। हाँ, थोड़ा मेरे पास रख लिया, टेक्नोलॉजी इश्यूज जो अभी चलता रहेगा। तो बस यही बोलना चाहती थी कि ये जिम्मेदारी जो हम लेके चलते हैं जब हम इस सेक्टर में रहते हैं वो काफी ज्यादा है। तो कई बार अपने आप को हम भूल जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं, दूसरों की मदद करना ही हमारा कर्तव्य है, यही हमें करना चाहिए। तो इसको हम कंपैशन फटीग भी कहते हैं कि कहीं इतनी सहानुभूति है हमारे पास कि हम दूसरों के जो अनुभव है उससे जुड़ पा रहे हैं। तो ये एक सेक्टर में हम एक क्वालिटी लेके चलते हैं जो सबके पास होती है। और ये भी कहना चाहूंगी, जब हम कम्युनिटी में काम करते हैं या जब ऐसा हम काम करते हैं कम्युनिटी पे भी या घर में भी, हमको ऐसे एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है जो पितृसत्तात्मक है, नाइंसाफी होती है, गैर बराबरी होती है, उससे हमें सामना करना पड़ता है। घर पे भी हमें करना पड़ता है, कम्युनिटी में भी हमें करना पड़ता है। और जब हम ये करते रहते हैं तो मैं इसमें भी एग्जांपल देना चाहूंगी कि कोई महिला है, वो घर पे भी अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी कि मुझे बाहर काम करने की आजादी होनी चाहिए, कि नहीं आप मेरे को बाहर काम करने भेजो। जो फील्ड वर्कर्स होती है वो अपने घर में खुद लड़ती है कि नहीं, मुझे काम करना है एनजीओ में। पर वो कम्युनिटी में भी दूसरे परिवारों को ये बता रही होगी कि नहीं, आप भी अपनी महिलाओं को भेजो काम करने के लिए। इस ये जो इशू है, आप कम्युनिटी में भी इससे गुजरते हो, आप घर में भी इससे गुजरते हो, और फिर आप कहाँ बात करोगे इसके बारे में, क्योंकि कम्युनिटी में भी ये इशू है, आप अपने आप भी इसको झेल रहे हो। तो ऐसे बहुत कम स्पेसेस होते हैं जहाँ पे हम बात कर पाते हैं, पर तनाव हमें दोनों में महसूस होता है। घर पे भी हमें तनाव महसूस हो रहा है, कम्युनिटी में भी हमें तनाव महसूस हो रहा है। तो आपके क्वेश्चन में अब मैं थोड़ा आना चाहूंगी बोलने के लिए कि इसीलिए इस पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो बात नहीं होती है, हम ये जो भावनाएं हैं अपने पास ही रखते हैं, जैसे कम्युनिटी में भी हो गया, घर में भी हो गया, कहीं जगह ही नहीं है, कोई स्पेस ही नहीं है जहाँ हम खुल के बात कर सके कि हमें तनाव हो रहा है या बर्नआउट हो रहा है, या हम खुद समझ सके कि हमें क्या महसूस कर रहे हैं। ऐसी कोई स्पेस ही नहीं है सेक्टर में। और लंबे समय तक तनाव महसूस करते हैं, या हमें स्टाफ में आप देख रहे हो बर्नआउट महसूस होता है, उसका असर भी संस्थाओं पे काफी पड़ता है। जैसे जो आप कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं उसका एंगेजमेंट का क्वालिटी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपका स्टाफ इतने मोटिवेटेड नहीं है, वो इतने उत्साही नहीं है कम्युनिटी में काम करने के लिए। अगर बर्नआउट के लक्षण बहुत लोगों को दिखाई दे रहे हैं एनजीओ में, तो या तो वो काम छोड़ देंगे एक पॉइंट के बाद, या तो वो काम बदल देंगे। तो ये भी एक है ऑफिस में। मैं आपको एक चीज के लिए रोकना चाहूंगा कि ये लक्षण अगर आप कह रहे हो तो कोई मेजर तीन चार कोई अगर आप बता सकें कि ये मेजर लक्षण होते हैं तनाव के, अगर आप आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर आप बता सकें। तो हमारे उसमें भी काफी लोगों ने शेयर किया था। तारशी एक व्हाट्सएप कोर्स चलाता है तनाव और बर्नआउट और वेलबींग पे, तो काफी लोगों ने शेयर किया जैसे उनको उठना अच्छा नहीं लगता, काम हम्म। जाना अच्छा नहीं लगता, मोटिवेशन नहीं मिलता उनको, कि उनको उत्साह नहीं होता कि मेरे को काम करना है, मेरे को लोगों से बात करना है। शरीर में जैसे हेडेक होना, पेट में कुछ दर्द होना, ये सारे थोड़े लक्षण बॉडी भी आपको बताता है। कुछ हम्म। जैसे अनईजी महसूस होना पर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या है, या हम्म। कहीं दर्द होना, जोरों में दर्द होना, ये भी एक लक्षण है तनाव के, कि हमारे मसल रिएक्ट करता है, जैसे पीठ में दर्द या घुटनों में दर्द। ये भी एक शारीरिक है। कोई नेगेटिव थॉट्स आना आपको कि नहीं, अब मुझे नहीं रहना, यहाँ से मेरे को जाना है, मेरे को अच्छा महसूस नहीं हो रहा, चिड़चिड़ापन। काफी लोगों ने शेयर किया कि काम की वजह से काफी चिड़चिड़ापन होता है जो वो घर में आके निकालते गुस्से के तौर पे, वो बता नहीं पाते अपने परिवार हम्म। कि अरे मेरे
काम की वजह से बड़ा तनाव महसूस हो रहा है, तो घर पे वो झगड़ा करेंगे, गुस्सा निकालेंगे बच्चों पे। तो ये हम्म, सारे थोड़े लक्षण हैं जिससे, मतलब और भी बहुत है, सबके लिए काफी अलग भी है, पर थोड़े जो हैं जो सब महसूस कर पाते हैं। तो आप देखोगे साथ में भी, अगर आप संस्थाओं में देखोगे, अगर कोई चुप है, कोई बात नहीं कर रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा आपको कोई काम करने हम्म, के लिए, तो ये लक्षण भी थोड़े आप देख सकते हैं कि मोटिवेशन नहीं है, या शायद वो जल्दी निकल रहे हैं, टाइम पे नहीं आ रहे। तो बहुत ऐसे बारीकियां भी होती है जो कई बार हम देखते भी नहीं है। जैसे कोई जो हमेशा हर रोज ऑफिस टाइम पे आए, पर कुछ महीने से वो नहीं आ रहे हैं, वो इतना बात नहीं कर रहे हैं मीटिंग में, इतना एंगेज नहीं कर रहे हैं। सो ये सब भी होता है जो दूसरे लोग भी देख पा रहे हैं कि क्या महसूस कर पा रहे हैं। सो ये भी होता है। और जैसे मैं बोल रही थी, अगर काफी स्टाफ को ऐसे कोई लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो या तो वो काम बदलेंगे, या कुछ डेडलाइन मीट करने में उनको दिक्कत होगी, उनका माहौल बहुत गंभीर हम्म, हो जाएगा, सब ऐसा महसूस कर रहे हैं। और हमारा सेक्टर भी ऐसा है कि काफी कम ट्रेन्ड और डेडिकेटेड स्टाफ है हमारे पास, क्योंकि है ही ऐसा यूनिक सेक्टर जहाँ पे हमें काफी रेजिलिएंट रहना पड़ता है कि हम अपना काम कर पाए। और संस्थाएं भी अपने स्टाफ को नहीं खोना चाहती हैं, क्योंकि वो ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए संस्थाओं को और स्टाफ मेंबर्स को भी संस्थाओं के साथ बात करना काफी जरूरी है कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, कि संस्थाएं भी समझ पाए कि वो क्या कर सकते हैं स्टाफ मेंबर्स के लिए, और स्टाफ मेंबर्स भी ऐसी कोई टेक्निक सीख पाए जिससे वो खुद तनाव नियंत्रण या बर्नआउट के रोकथाम पर काम कर सके। मेरा अगला सवाल यही था कि संस्थाओं से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं वो अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं, मतलब ताकि वो अपने जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएं, जो तनाव वगैरह है इनसे अच्छे तरीके से डील कर पाएं। तो आप प्लीज जहाँ पे आपको जरूर लगे एग्जांपल जरूर दीजिएगा, अगर आप जहाँ पे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रहा है इसमें तो बहुत यूजफुल होगा हमारे लिए। तो एक तरीका है आत्म देखभाल, जिसको हम कहते हैं सेल्फ केयर। तो ये अभी शब्द तो काफी सोशल मीडिया में चल ही रहा है, सेल्फ केयर का। और ये काफी जरूरी है तनाव को काबू में करने के लिए। और मैं बस बताना चाहूंगी कि आत्म देखभाल है क्या। तो आत्म देखभाल का मतलब है अपना ख्याल रखना और ऐसी चीजें करना जिनका असर हम पर सकारात्मक हो। और आत्म देखभाल इस बात पे जोर देता है कि हमारी भी एक अहमियत है, और अपना ख्याल रखना भी जरूरी है जैसे हम दूसरों का ख्याल रखते हैं। तो ये काफी जरूरी है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एनजीओ में, जैसे मैंने आपको कहा, हमको लगता है आत्म देखभाल काफी स्वार्थी है, बहुत सेल्फिश है, कि नहीं, हमारा तो काम ही है कि हम दूसरों का ख्याल रखें, तो हम अपने बारे में कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि तो हमारी तो जिम्मेदारी है कि हम दूसरों की चुनौतियों पर ध्यान दें। पर बस बोलना चाहूंगी जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, जो एनजीओ में काम करते हैं, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आत्म देखभाल हमारा अधिकार है, और हमको अपनी देखभाल करने के लिए बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही एक फेमिनिस्ट और ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ इशू है, और हमारा अधिकार है कि हम उस पर काम करें। पहले ही मैंने कहा था कि तारशी का जो हिंदी कोर्स है उसमें काफी पार्टिसिपेंट्स ने भी शेयर किया। जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी, किसी ने हमें बताया कि फंडर के साथ एक मीटिंग था, उनको रिपोर्ट बनाना था, बहुत समय उन्होंने उसमें बिताया कि वो रिपोर्ट ढंग से बना पाए, और उनकी वजह से उनको इतना चिड़चिड़ापन हुआ कि घर पे आके उन्होंने अपने बच्चों से झगड़ा कर लिया, और बच्चे भी बहुत दुखी हो गए। तो उनको भी बुरा लगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर वो समझ ही नहीं पाए कि वो क्या महसूस कर रही है। सो आत्म देखभाल इन सारी ये जो आपकी जिंदगी है, जो पर्सनल लाइफ है, वर्क प्लेस है, उसको संभालने में भी काफी मदद करता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि तनाव बिल्कुल ही चले जाएगा आपकी जिंदगी से अगर आप आत्म देखभाल कर लोगे तो, पर आप डेफिनेटली उसको कैसे बेहतर मैनेज कर सकते हो ये आप सीख सकते हो, और कैसे उसको रोक सकते हो ये आप सीख सकते हो। तो थोड़ा कार्य। आप प्लीज ये भी बताएं कि जो जमीनी कार्यकर्ता है, हमारे अलग अलग साथी हैं अलग अलग राज्यों में काम करने वाले, उनको ये जो आत्म देखभाल है ये थोड़ा बड़ा शब्द है, लेकिन इसमें क्या चीजें आती हैं, कैसे वो करें हाँ, इसको, थोड़ा सा अगर आप और थोड़ा डीप में उसको थोड़ा समझा सकें। तो उसमें मैं चाहूंगी कि अभी आप ये सोशल मीडिया में देखते हैं, आत्म देखभाल का एक अलग ही मतलब निकल गया। जैसे अभी स्पा चले जाए, बालों को सुधा ले, मेकअप कर ले, वो सब भी है, सबके लिए आत्म देखभाल अलग भी लग सकता है। पर फील्ड वर्कर्स के लिए कुछ छोटे छोटे सुझाव मैं बताना चाहूंगी जिससे उनको मदद हुए। जैसे कुछ महीने में कुछ दिन छुट्टी ले, हम्म, क्योंकि फील्ड वर्कर्स छुट्टी
छुट्टी है भी, पर हमें लगता है कि अरे छुट्टी लेंगे तो काम रुक जाएगा। कुछ महीने छुट्टी ले और कोई भी ईमेल या मैसेज ना देखे उन छुट्टी के ब्रेक में। तो काम करते समय ब्रेक जरूर लेते रहें। हर महीने अपने सुपरवाइजर के साथ एक मीटिंग रखें कि आप जान सके कि आपका काम कैसे जा रहा है, काम कितना है, कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। इवन पर्सनल लाइफ के बारे में भी अपने सुपरवाइजर को बता सके कि ये मेरे साथ ये चल रहा है, तो मैं ये काम शायद ना कर पाऊँ या ये मैं कर पाऊँ। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, जिससे आपके आसान इवन वर्क प्लेस में ईजी हो जाएगी। बाउंड्रीज बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है, और मुझे पता है कि जहाँ फील्ड वर्कर्स है वो उनको काफी मुश्किल होती है ये बाउंड्री बनाना, पर ये करना बहुत जरूरी है कि हम बोल पाए कि 6 बजे के बाद हम फोन नहीं उठा पाएंगे किसी का। अगर कम्युनिटी में से भी कॉल आ रहा है, मे बी 1 या 2 दिन इमरजेंसी है, हम उठा लेंगे, पर 6 बजे के बाद हम नहीं उठा पाएंगे फोन। या हम बोले कि इस समय के बाद हम मैसेज या ईमेल नहीं देखेंगे, या वीकेंड में अगर हम 2 दिन काम करें, एक वीकेंड हमें छुट्टी चाहिए, या हम उस वीकेंड काम नहीं करेंगे या कोई मैसेज या कोई व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई नहीं करेंगे। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इसके अलावा काफी टेक्निक्स हैं। ये तो है कि जो हम बाउंड्रीज बना रहे हैं, पर कई टेक्निक्स भी है जो हमें तनाव नियंत्रण में मदद करती है। जैसे टैपिंग। टैपिंग एक एक्सरसाइज है। अगर हम अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को 5 मिनट टैप करेंगे और एक म्यूजिक सुनेंगे, तो उससे आपको थोड़ा काम महसूस होता है। जैसे जिन जित्सु है, जो आप हाथ को पकड़ के आप उसको थोड़ा स्ट्रेच करेंगे तो आपका थोड़ा तनाव कम होता है। सो ऐसे काफी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स हैं। हमारा एक वेबसाइट भी है, सेल्फ केयर एसेंशियल्स, जहाँ पे लोग देख सकते हैं कि टेक्निक्स कैसे करनी है। जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो गया, जर्नलिंग हो गया, आर्ट थेरेपी हो गया, अगर किसी को आर्ट करना अच्छा लगता है, या डांस मूवमेंट थेरेपी हो गया, किसी को डांस करना अच्छा लगता है। सो ये सारी चीजें आपको अपनी रूटीन में डालने की बहुत जरूरत है, कि आप ये हैबिट बना लें कि कोई एक प्रैक्टिस आप हर रोज करें। या एक्सरसाइज भी हो गया। सो सबके लिए अलग होगा। जैसे मेरे लिए आर्ट शायद काम ना करे क्योंकि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, बट शायद म्यूजिक मेरे लिए काम करे, कि मैं कुछ टाइम निकालूं, कि मैं कुछ सीखूं, इंस्ट्रूमेंट सीखूं या गाना सुनूं, तो 5 मिनट मुझे सुकून दे एक दिन में। सो ऐसी एक हैबिट आपको इंक्लूड करना अपने रोजमर्रा की जिंदगी में काफी जरूरी है। और बस ये भी बोलना चाहूंगी कि ये जो आत्म देखभाल है, ये करना तो जरूरी है, पर ये नहीं है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी है, पर संस्थाओं में भी ऐसी जगह होनी चाहिए स्टाफ के लिए, जहाँ वो ये सारी एक्टिविटीज को आगे लेके जाए और मेंटल वेलबींग के बारे में बात कर सके अपने स्टाफ के साथ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने बताया। अब कर्मचारियों के बारे में तो हमने बात कर ही ली, अब हम संस्थाओं के बारे में बात करते हैं कि संस्थाएं मतलब ऐसा ये जो पॉलिसी है, कैसा कल्चर कैसे बनाएं जो स्टाफ या जो भी उनके कर्मचारी है, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके मेंटल हेल्थ को बनाए रखे, उसमें यूजफुल हो सके। अगर संस्थाओं की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो कैसे कर सकते हैं इसको, अगर आप थोड़ा उसके बारे में बता सकें। जी। जैसे कि मैंने कहा, आत्म देखभाल तो जरूरी है, बट एक है कलेक्टिव केयर, जिसको हम कहते हैं सामूहिक देखभाल, वो भी काफी जरूरी है। और इसका ये मतलब है कि हम ये मानते हैं कि वेलबींग एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक इंडिविजुअल और एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और हम लोग मिलकर कैसी एक जगह बना पाए जहाँ पे हम वेलबींग पे ध्यान दें। जैसे संस्थाओं में, मैं आगे थोड़े एग्जांपल्स भी आपको दूंगी, पर संस्थाओं के लिए भी काफी जरूरी है कि हम संस्थाओं के विकास के लिए सामूहिक देखभाल भी काफी जरूरी है, कि कैसे वो भी ग्रो कर पाए एज एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो ऐसा स्पेस बना सकते हैं एम्प्लॉयज के लिए जो सेफ है, नॉन जजमेंटल है, जहाँ पे लोग अपनी भावनाएं एक दूसरे के सबको बता पाए, जिसकी वजह से तनाव नियंत्रण और बर्नआउट पे रोकथाम भी हो सकता है। सो कुछ मैं ऐसे उदाहरण बताना चाहूंगी जो हम तारशी में भी फॉलो करते हैं। एक है कुछ प्रैक्टिसेस, और बाद में मैं थोड़ी पॉलिसीज के बारे में भी बात करना चाहूंगी। और पहले जैसे तारशी में है कि हमारी जो वर्किंग आवर्स हैं वो सबके लिए समान है, और हम सब उसको रेस्पेक्ट भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक वर्किंग आवर हमने बना दिया 9 से 5:30 बजे, तो हम 6 बजे भी काम कर रहे हैं या 7 बजे भी कर रहे हैं। सबके लिए एक समान है वर्किंग आवर्स, और हम सब ये भी इंश्योर करते हैं कि हम उसी टाइम पे काम करें, उसके बाद किसी को रीच आउट ना करें या मैसेज ना करें, या कोई ईमेल आए तो भी उसको बाद में हम रिस्पॉन्ड करें। सो ये एक कल्चर है जो हमने पहले से ही, शुरुआती से, जब से तारशी बना है तब से ही हमने इसको लागू किया है। सो ये
एक तरीका हो सकता है। और स्टाफ को इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब स्टाफ को बोलना तो आसान है कि आप काम करो, पर अगर उनके लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर ना बना पाए, जैसे अगर जो भी ऐसी कोई चीज जिससे मेरा काम कम हो रहा है, जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग हो गया जो हमें देना है, आप लोगों ने भी बात की थी, जैसे करियर ग्रोथ है, सो इन सब हम्म चीजों पर बात ना करें तो इससे भी हमें काफी तनाव महसूस हो सकता है। सो ये सब हम कैसे करें कि उनकी कैपेसिटी हम बिल्ड करते रहे, उनसे हम बात करते रहे उनके करियर ग्रोथ के बारे में, कोई इक्विपमेंट दे, जैसे फील्ड में जब हम काम करते हैं मोबाइल फोन की जरूरत हो या कैमरा की जरूरत हो, तो ऐसा कोई साधन भी उनको दे जिससे उनका काम आसान हो, जिससे उनको जो कम समय लगे वो काम करने में। सो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना भी बहुत जरूरी होता है स्टाफ मेंबर्स को। और जैसे हमने करियर ग्रोथ के बारे में बात की, कैसे उनको अप्रिशिएट किया जाए रेगुलरली कि वो कैसा काम कर रहे हैं, फीडबैक दिया जाए उनको कि कैसे वो इम्प्रूव कर सके, करियर ग्रोथ के बारे में उनको बताया जाए कि आगे जाके वो क्या क्या सीख सकते हैं या कर सकते हैं, आगे कैसे संस्थाओं में बढ़ सकते हैं। तो ये सारा एक कल्चर बनाना कि हम ये बात हमेशा कर रहे हैं, ये नहीं कि 6 महीने में एक बार, पर हर हफ्ते या हर महीने कम से कम ये बात हम अपने स्टाफ के साथ कर रहे हैं कि हम जान पाए कि वो भी क्या महसूस कर रहे हैं हम्म करके, जहाँ पे हम सब लोग मिलते हैं 1 महीने में एक दिन, और हम कोई आत्म देखभाल या सामूहिक देखभाल की एक्टिविटी करते हैं। जैसे हमने काफी सारी चीजें की हैं, जैसे टैपिंग एक्सरसाइज हो गया साथ में, ऑफिस में हमने साथ में मिलकर ऑफिस की दीवारों को पेंट किया, कभी कभी हम कुछ भी नहीं करते बस बात करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसी में हमें अच्छा लगता है कि हम कहीं सोशल मीडिया की रील के बारे में बात कर लिया या कोई स्टैंड अप कॉमेडी हमने साथ में देख लिया। तो ये जो है ये बड़ा कॉन्शियस प्लेस है जहाँ पे हम खुद को ब्रेक देना चाहते हैं काम करते हो, बिकॉज काम में हम इतने उलझ जाते हैं कि एक दूसरे से बात करना भी मुश्किल हो जाता है। सो इवन कैसे लंच हम हमेशा ये इंश्योर करते हैं कि हम साथ में करें, कभी हम्म कभी अलग ना करें, एक ही टाइम पे करें, हम साथ में मिलकर लंच खाएं और हम बात कर सके और काम के बारे में ना बात करें। तो ये छोटी छोटी इनफैक्ट मैं भी एक मैसेज देख रहा था, हमारे एक साथी ने किया है कि एक दूसरे से बात करना भी बहुत जरूरी है। जो भी हम फेस कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो अगर एक दूसरे से बात भी करें तो वो भी बहुत यूजफुल होता है। जी, जैसा उन्होंने कहा, हाँ। और कलीग्स तो मतलब अब 8 घंटे ऑफिस में रहते हैं तो वो आपके एक दूसरी छोटी फैमिली जैसा ही हुआ कि आप उनके साथ रह रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो जो भी आप महसूस करें, ऐसा एक स्पेस होना जरूरी है कि आप बोल पा रहे हैं वो ऑफिस में। हम्म तो ये एक हम्म है। थोड़ी पॉलिसीज पे आना चाहूंगी जो संस्थाओं सोच सकते हैं करने के लिए, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस हो गया स्टाफ के लिए बनवाना। तो ये ऐसा लग तो रहा है कि मेडिकल इंश्योरेंस है, बट स्टाफ की वेलबींग को काफी इंश्योर करता है कि हमारे हमारी संस्था हमारे मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है कि हमें कुछ हो तो संस्था हमारे साथ है। सेफ गार्डिंग पॉलिसी हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क स्पेस हो गया। सो इस पॉलिसी में हमें लगता है कि अरे हम इंक्लूडेड है, सेफ है ये स्पेस हमारे लिए, हमारे बारे में एम्प्लॉयज के जो राइट्स है उसके बारे में सोचा जा रहा है। सो ये सारी पॉलिसीज लागू करना भी बहुत जरूरी है। और एक और जो सुझाव है वो ये है, जब हम प्रोग्राम में फंड रेजिंग भी करते हैं तो स्टाफ वेलबींग के लिए जरूर बजट बनाएं कि कैसे हम उनको या तो जैसे कुछ बोनस दे सके स्टाफ वेलबींग के लिए, या वेलबींग के लिए कोई एक्टिविटी कर सके हम स्टाफ के लिए, या वर्कशॉप लगा सके कि वो कुछ नई टेक्निक सीखे। सो ये मुझे पता है मुश्किल है, बट ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो हम दे सकते हैं अपने स्टाफ को वो भी काफी जरूरी रहता है, एक स्पेस जहाँ पे वो भी अपने वेलबींग के बारे में सीख सके। तो ये सब तभी आएगा जब आप फंड रेजिंग में इसको इंक्लूड करोगे, फंडर्स से आप नेगोशिएट कर पाओगे कि नहीं ये हमारे स्टाफ के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे प्रोग्राम में फंड रेजिंग में ऐसे भी बजट करें कि स्टाफ वेलबींग की थोड़े एक्टिविटीज हो, इवन रिट्रीट बहुत संस्थाओं में जहाँ पे वो जुड़ सके, कोई एक्टिविटी साथ में कर सके, ऐसे थोड़े स्पेस भी काफी जरूरी होता है स्टाफ के लिए। सो ये सब थोड़े एग्जाम्पल्स हैं जो कर सकते हैं संस्थाएं भी। हम्म। और ये असेसमेंट करने का कोई तरीका हो सकता है कि कब वो बात करें एक दूसरे से, संस्था अपने एम्प्लॉयज के साथ किस तरीके का वो प्रोसेस रहे, कब रहे, क्या हमें एक साल में बात करनी चाहिए, क्या हमें क्वार्टरली बात करनी चाहिए, क्या इसका कोई आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ ऐसा तरीका हो सकता है? बात तो हमेशा ही करनी चाहिए, ऐसा कोई है नहीं कि 6 महीने में, या मुझे तो लगता है कि हर महीने या हर हफ्ते जब आप बात कर रहे हो, या ऐसा एक स्पेस होना चाहिए जब आप कभी भी इसके बारे में बात कर सको। अगर मेरे को लग रहा है कि नहीं अभी मेरे को तनाव महसूस हो रहा है, मैं ऐसा स्पेस होना चाहिए कि मैं जाके अपनी सुपरवाइजर अपने कलीग को बोल पाऊँ कि अरे नहीं मेरे को आपसे 5 मिनट
बात करना है, बिकॉज मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है। तो जैसे आप बोल रहे हो, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना भी काफी जरूरी है। तो हर संस्थाओं के लिए अलग होगा वो, डिपेंडिंग कि कितने लोग हैं संस्थाओं में, कितना स्पेस है। बट डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि काफी रेगुलरली स्पेसेस बनने चाहिए बात करने के लिए, कि इवन लीडरशिप में जो है वो समझ पाए कि एम्प्लॉयज की को क्या जरूरत है। तो एटलीस्ट जब भी आप अपना, कुछ कुछ संस्थाओं में क्वार्टरली चेक इन होता है या क्वार्टरली मीटिंग्स होते हैं कि वो अपना काम रिव्यू करें। जैसे काम रिव्यू करने के लिए काफी स्पेसेस होते हैं, या मंथली हम काम रिव्यू करते हैं, या वीकली हम काम रिव्यू करते हैं। उस वीकली काम रिव्यू के स्पेसेस में स्टाफ वेलबींग के बारे में भी बात उठे, कि रिव्यू करें कि इंटरनली हम कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये सारे उसी रिव्यू प्रैक्टिसेस में हमको इंक्लूड करना चाहिए, ना कि इसको अलग तरीके से देखें कि ये कुछ अलग तरीके का इशू है। तो जो भी हम, अगर हम अपना संस्थाओं में काम रिव्यू करते हैं, या एक्टिविटी रिपोर्ट बनाते हैं, या एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं, तब हम जैसे सब एक साथ मिलकर डेटा लेके आते हैं, ऐसे स्टाफ वेलबींग पे भी हमें चर्चा करनी चाहिए, काफी रेगुलरली करनी चाहिए। तारसी में तो ऐसा नहीं बोलूंगी कि चलो एक महीने में अभी चलो बैठ के बात करते हैं वेलबींग के बारे में। हम हमेशा करते हैं, हर रोज करते हैं। मैं बोलूंगी कि अगर हमें कुछ महसूस हो रहा है, या अगर हमें कुछ लग रहा है, बट डेफिनेटली जैसे हमारे उसमें वीकली चेक इन होता है सुपरवाइजर के साथ, तो वो भी एक स्पेस होता है जहाँ पे सुपरवाइजर हमसे पूछते हैं कि हमको कैसा महसूस हो रहा है, या आप कैसे महसूस कर रहे हो, क्या हम बदल सकते हैं। तो ये भी ना कि सारी सिर्फ काम की बात हो, है ना? भी हो सकता है, इसको फॉर्मलाइज करने की हेलो। जरूरत नहीं है, होना चाहिए। और हर संस्था के लिए वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कैसा है। बट जो भी स्पेस आपको मिल रहा है, जहाँ पे जैसे वीकली चेक इन हो गया है, रिव्यू मीटिंग्स हो गया, कम से कम उसमें आप ये कॉन्वर्जेशन इंक्लूड करें, वो काफी जरूरी है। हम्म। थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने ये चीजें बताई। हम अब अपने क्लोजिंग की तरफ हैं। मैं बस लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन ये कैसे इंश्योर करेंगी जो हमारा वेलबींग का जो अप्रोच है वो इंक्लूसिव है, और वो हर लेवल के जो एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी है, कार्यकर्ता हैं, उनकी जरूरतों को ध्यान देता है। अगर आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते। जैसा आपने बोला कि ये तो ध्यान रखना जरूरी है कि हर टीम मेंबर्स की जो नीड्स है वो बहुत अलग होते हैं, अलग बैकग्राउंड से आते हैं, काफी आइडेंटिटीज के साथ जुड़ के आते हैं। कोई सिस है महिला का एक्सपीरियंस बहुत अलग होगा, जो कोई क्वियर या ट्रांस है, या पर्सन विद डिसेबिलिटीज का जो एक्सपीरियंस है, उनके रिक्वायरमेंट्स है वो बाकी स्टाफ मेंबर्स से काफी अलग होंगे। तो ये बहुत भिन्न प्रकार के लोग हैं हम, और इसलिए बहुत अलग अलग तरीके के पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस को भी हमें समझने की जरूरत है। और हम तारसी में एक सुरक्षित, समावेशी और आत्म पुष्टि अनुकूल स्पेस बनाने का, जिसको हम कहते हैं सीसा स्पेस, तो वो बनाने की कोशिश हमेशा रखते हैं, जहाँ पे हम ये सारे डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर पाए, और इंटरनली भी एक ऐसा सिस्टम बना पाए जो हम ही उसे सपोर्ट करे। जैसे कुछ पॉलिसीज है जो बनाई गई हैं, जो हमारी जो भी पॉलिसीज है वो काफी फ्लेक्सिबल हैं, और वो उसमें बदलाव का बहुत स्कोप है। और वो बदलाव पर्सन सेंट्रिक है, लाइक लोगों से जुड़ा हुआ है। सो अगर लोगों की कोई नीड्स हैं जो आके आती हैं, जब हम इसके बारे में बात करते हैं, या उनकी कुछ अलग नीड्स है, या पर्सनल सर्कमस्टेंस है जो मैं बोलूंगी, या परिस्थिति है जिसकी वजह से हमें कुछ पॉलिसीज इंक्लूड करना पड़ता है, तो ऐसी पॉलिसी है जो फ्लेक्सिबल है और हम उसको कभी भी इंक्लूड कर सकते हैं। और जब हमने बाकी संस्थाओं के साथ एक रिपोर्ट भी बनाया था सीसा स्पेस में, तो उसमें काफी चीजें निकल के आई, जैसे डाइवर्सिटी, कैसे हायरिंग पॉलिसी में जो डाइवर्सिटी है वो कैसे काफी जरूरी है। एक आपका आइडिया का हायरिंग पॉलिसी पे भी याद है कि कैसे डाइवर्सिटी लाना उस पर काफी जरूरी है। और अगर हम ला रहे हैं तो रीजनेबल अकोमोडेशन की जो पॉलिसी है वो लागू करना कैसे जरूरी है वर्क कल्चर में ही। सो कभी कभी, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, किसी घर में कोई फैमिली मेंबर बीमार है, तो कैसे हम उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं कि कभी वो घर से काम करे, या उनको थोड़ा ऑफिस से जल्दी निकलना है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे ऑर्गेनाइजेशन ही प्रोवाइड कर सकती है। या किसी स्टाफ मेंबर को कोई क्रॉनिक इलनेस है या डिसेबिलिटी है, तो कैसे हम टाइमलाइंस ऐसे बनाएं जिस जो कंफर्टेबल हो उनके लिए, इतना टाइट ना हो, थोड़ा फ्री फ्लोइंग हो टाइमलाइंस, जो उनके लिए कंफर्टेबल हो। प्रोसेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कैसे बनाए जो आसान हो सबके समझने के लिए। तो जैसे फील्ड में जो काम करता है कार्यकर्ता, वीकेंड्स में काफी काम करते हैं, तो कैसे उनको उनकी वेलबींग के लिए कॉम्पनसेटरी ऑफ मिले वीकडेज में, कि अगर आपने वीकेंड में 2 दिन काम किया है तो आप 2 दिन किसी भी महीने छुट्टी ले सकते हैं। तो ये हैं। पॉलिसी
भी ज़रूरी है, और ये सबके लिए लागू नहीं होंगी क्योंकि शायद सब वीकेंड में काम नहीं कर रहे हैं, पर जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़रूरी है कि ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि उनका मेंटल वेलबींग भी ध्यान में रखें कि अगर आप वीकेंड में 2 घंटा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कॉम्पनसेट हो और आप ब्रेक ले पाओ बिना गिल्टी फील करें कि अरे मैं ब्रेक ले रहा हूँ। तो आप अगर आप ये इंस्टीट्यूशनलाइज करोगे वो बहुत ज़रूरी है कि ऑफिस ही इसको प्रमोट करे कि आप ये करें और इस पॉलिसी को मैंडेटरी बनाएं। और ये याद रखना जरूरी है कि हर ये सबके लिए काफी अलग रहता है। जैसे मैंने बोला कि अगर जब तक आप अपने स्टाफ के साथ बात नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि उनकी क्या जरूरतें हैं, क्योंकि सबकी जरूरतें अलग होती है। मेरे को शायद मैं 6 बजे के बाद भी कर लूंगी, पर कुछ लोग नहीं कर सकते जिनको केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है घर पे, जिनके माता पिता है या बच्चे हैं। सो सब लोग एक जैसा नहीं फंक्शन कर सकते। तो बस लाइफ को खत्म करते करते यही रिएट्रेट करना चाहूंगी कि प्लीज संस्थाओं में इसके बारे में बात हो। आप प्लीज स्टाफ मेंबर को भी, संस्थाओं में भी, लीडरशिप भी मिलकर इसके बारे में बात करें और वहां से शुरुआत करें। ये पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस में भी काफी बाद में आएंगे आपके लिए, पर सबसे पहले समझना जरूरी है कि संस्थाओं की क्या, स्टाफ की क्या जरूरतें हैं, संस्थाएं भी क्या कर सकती हैं। इस पे बातचीत होना, सेम पेज होना, आप लोगों को एक दूसरे की फीलिंग समझना बहुत बहुत जरूरी है। और आत्म देखभाल डेफिनेटली सबको करने की जरूरत है। तो टेक्निक सीखें, समझे कि आपके लिए क्या वर्क करेगा, थोड़ी बाउंड्रीज बनाना शुरू करें काम पे, और अपने कलीग्स के साथ भी ये बातचीत शुरू करें कि हम एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये माहौल बनाना जरूरी है। थैंक यू सो मच नंदिनी जी, आपने इतने अच्छे से और इतने कम समय में इस विषय पे इतने उदाहरणों के साथ हमें बताया हमारे साथियों को। मुझे उम्मीद है कि सब साथियों को काफी मजा आया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच नंदिनी जी, इस विषय पे बात करने के लिए।